जी स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के साथ? जी हो गया। ठीक। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि जब हम इंटीजर्स के साथ, डाटा टाइप के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम हर किस्म की इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज़ को जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं। तो बंद कर, उसके बाद क्या होता है कि हम कहते हैं ठीक है जी, हमने इंटीजर डाटा टाइप के साथ काम तो कर लिया, अब हम एक वेरिएबल के ज़रिए अपना डाटा तो स्टोर कर सकते हैं। व्हाट इफ़ के मुझे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के साथ प्ले करना है, तो हम कभी कहते हैं ठीक है हम 5 वेरिएबल 10 वेरिएबल तक तो शायद इजीली याद रख सकते हैं, बट अबाउट कि हमें उससे भी ज़्यादा वेरिएबल, फॉर एग्जांपल 100 वैल्यूज़ को, 200 वैल्यूज़ को या 1000 वैल्यूज़ को स्टोर करना है, तो क्या हम उतने वेरिएबल बनाना शुरू कर दें? तो हम कहते हैं कि नहीं, इतने वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सी प्लस प्लस ने हमारी हेल्प की। सी प्लस प्लस कहती है कि मैं आपको एक अरे दे देती हूँ, उसमें क्या होगा कि आप उसको सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे डाटा टाइप, जैसा कि आप अपने एक वेरिएबल में करते हैं। उसके बाद उसका नाम, देन उसकी ब्रैकेट्स के अंदर उसका साइज़ डिफ़ाइन करेंगे। तो अब आप जितना साइज़ इसको डिफ़ाइन कर देंगे, मैं उतने साइज़ की मेमोरी जो है ना वो सिस्टम में एलोकेट करवा दूंगा। अब उतनी मेमोरी एलोकेशन से फ़ायदा हमें ये हो जाएगा कि आप एक ही बस वेरिएबल के नाम को याद रखेंगे और उस इंडेक्स के हिसाब से उसको जो है ना वो आप एक्सेस करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस में जो इसका सिंटैक्स है, डेट इज़ इंटीजर, लेट से मैं कहता हूँ ARR देन 10, तो ये मुझे क्या होगा, ये मुझे एक 10 साइज़ की मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी जिसका बेस नेम होगा ARR। देन उसके इंडेक्सेस यानी कि उसके खाने जिसे हम कह सकते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल रियल लाइफ में देखें तो आपके पास क्या होता है, एक दराज होता है, उसके अंदर आपने डिफरेंट पार्टीशंस की होती हैं। तो अब बिल्कुल इसी तरह है कि दराज आपको एक ब्लॉक मिल गया, उसके अंदर डिफरेंट पार्टीशंस हुई हुई हैं आपकी। तो अब आप क्या करते हो, आप उस दराज के इंडेक्स के हिसाब से उसको एक्सेस करते हो। एक खाने को जो कि मेरे पास ये है, इसको एक इंडेक्स कहा जाता है और इसकी जो बेस वैल्यू स्टार्ट होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। तो इसी तरह नेक्स्ट इंडेक्स इज़ 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 अप टिल साइज -1 तक जो है वो आपके टोटल इंडेक्सेस चलते हैं। अरे के हर हिस्से पे पड़ी वैल्यू को हम एक इंडेक्स कहते हैं। तो जिस तरह हम जब वेरिएबल पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जैसे ही आप किसी भी टाइप का वेरिएबल बनाएं, आप उस वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दें। ये हमने पढ़ा था कि इनिशियलाइजेशन क्यों ज़रूरी होती है। इनिशियलाइजेशन जो इसलिए हमारे पास ज़रूरी होती है ताकि हमारे सिस्टम के अंदर गारबेज वैल्यू प्रोग्राम में स्टोर ना हो। जिसकी बेस्ट एग्जांपल है कि आप 10 वेरिएबल्स का सम करना चाहते हैं, तो आप हमेशा सम को जो है वो 0 से इनिशियलाइज करते हैं ताकि सम के अंदर कोई गारबेज पहले से पड़ी हुई स्टोर ना हो जाए। ठीक हो गया जी? जी इतनी चीज़ क्लियर है? जी ठीक। अब बात करते हैं साइज़ की। साइज़ हम यहाँ तो एक कांस्टेंट वैल्यू 10 लिख देते हैं या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन उसका हमें नुकसान ये होता है कि अगर कल को यही प्रोग्राम उससे कम या बड़े साइज़ के लिए करना पड़े तो हमें हर जगह जाके उस हार्ड कोडेड वैल्यू को चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये सी प्लस प्लस ने या किसी भी प्रोग्राम में प्रोवाइड किया कि हम कॉन्स्ट का वेरिएबल जो है ना वो बना लें, कॉन्स्ट इंटीजर साइज इज इक्वल्स टू लेट से 10। तो अब इसका फ़ायदा हमारे पास क्या हो जाएगा, कल को मैं सिर्फ इस साइज़ वेरिएबल की यहाँ पे वैल्यू चेंज करूँगा तो मेरे सिस्टम के टोटल अब अरेज और वो चीज़ें उस हिसाब से बन के प्रोग्राम चल पड़ेगा। अब लेट से इसको कॉन्स्ट डिक्लेयर करना सबसे पहली बात क्यों ज़रूरी है, तो चूंकि हमारी अरे का साइज़ फिक्स होता है, अगर हम इसको कॉन्स्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे तो साइज़ के वेरिएबल को कभी भी चेंज किया जा सकता है।
लेट्स से अगर मैं इंटीजर साइज का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो इससे मुराद है कल को मैं इस साइज को अपडेट कर सकता हूँ किसी भी तरह से, आइदर मैं प्लस प्लस कर दूं, माइनस माइनस कर दूं, कोई नई वैल्यू असाइन कर दूं, तो क्या उस हिसाब से अरे का साइज चेंज हो जाए? तो कंपाइलर कहता है कि नहीं, ऐसा काम नहीं अलाउ है। तो इसलिए हम इसको कॉन्स्ट कर देते हैं कि इसकी वैल्यू जो हमने डिक्लेरेशन के दौरान असाइन की होगी वही वैल्यू इसकी अब पूरे प्रोग्राम में हमेशा के लिए रहेगी। तो अब ये जो सिंटेक्स आपने अभी ARR10 वाला लिखा है, ये थोड़ा सा चेंज होके क्या हो जाएगा, इंटीजर ARR साइज। और सर कौन अगर हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं साइज के नीचे अपने प्रोग्राम में जाके, तो जी फिर भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी? जी, कांस्टेंट आपको जो है ना वो अलाउ नहीं करेगा इस वैल्यू को चेंज करना। अभी हम इसका एक छोटा सा कोड एग्जांपल लिख के देखते हैं। तो अब मैं उसी साइज के हिसाब से वो अरे डिक्लेयर कर दूंगा और फिर उस अरे को अपनी मर्जी की वैल्यू से मैं इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ। तो लेट्स से हम इसको सेव कर लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लास, ठीक हो गया। तो ये एक सादे इंटीजर अरे का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद क्या होता है कि हम फोर या कोई अपनी मर्जी के लूप के जरिए इस अरे को जो है ना वो ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो लेट्स राइट अ सर स्मॉल कोड। जी सर ये कॉस्ट का जो हमने डाटा टाइप यूज़ किया है, ये तो हम कैरेक्टर एरे में बेसिकली यूज़ नहीं करते। जब हमने कैरेक्टर एरे में स्टोर करवानी हो तो साइज उसका कॉस्ट में लेते हैं हम। नहीं, हमने किसी भी अरे के साथ काम करना हो तो हम जो है वो उसका साइज कांस्टेंट लेते हैं, किसी भी अरे के साथ। ओके सर। तो लेट्स इसमें हमने एक C++ सोर्स फाइल ऐड की। तो हम एक छोटा सा कोड लिख के देख लेते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक कॉन्स्ट इंट साइज टाइप का जो वेरिएबल है ना उसको डिक्लेयर करता हूँ और साथ ही उसको लेट से किसी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता हूँ। या अगर मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करता और मैं कहता हूँ ठीक है बाद में यूज़र से इनपुट लेके इनिशियलाइज कर दूंगा, तो आप देखिए हमारे पास एक एरर आ जाता है। वो कहता है जी कि कॉन्स्ट वेरिएबल जो है ना साइज आपने उसको इनिशियलाइजेशन चाहिए ही चाहिए है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स इसको 20 से इनिशियलाइज करता हूँ और एक इंटीजर लेट्स से अरे जो है ना वो साइज़ की डिक्लेयर कर लेता हूँ। देन इसको इनिशियलाइज करवा लेता हूँ 0 से। अब मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, मैं साइज़ के वेरिएबल को ना इंक्रीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखें अगेन मेरे पास एरर है। वो कहता है जी जो आप एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं ना ये मॉडिफाइबल ही नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्ट को मैं कभी भी चेंज अपने प्रोग्राम में किसी भी तरह से नहीं कर सकता। इवन मैं साइज़ के अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवाना चाहूँ हार्ड कोडेड, मैं वो भी नहीं कर सकता। सेम एरर आ जाएगा कि लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू जो है ना वो मॉडिफाइडेबल नहीं है। तो इस तरह से एक सादी अरे जो है ना, अब इस अरे के अंदर मैं मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सी आउट करता हूँ एंटर द वैल्यू फॉर सम, हो गया। तो उसके बाद मैं फॉर लूप लगा के यूज़र से जो है वो इनपुट ले सकता हूँ। तो लेट्स से सी इन ARR05। तो इस तरह क्या होगा कि आपके पूरे प्रोग्राम में वो इनपुट आ जाएगी और अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसी तरह सी आउट करवा देंगे ARR05। तो ये वर्टिकली डाटा जो है वो आपके पास प्रिंट हो जाएगा। लेट्स से इसको रन करके देखते हैं।
लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 and 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये देखें 20 वैल्यूज़ इनपुट की और 20 वैल्यूज़ मेरे पास प्रिंट भी हो गई। अगर मैं इनको सम करना चाहता हूँ तो मैं ये भी कर सकता था कि इंटीजर सम इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही वैल्यू सी इन हो तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ARR ऑफ आई, और इस लूप के बाहर जो है पूरी अरे प्रिंट करवाने के बाद मैं कर दूं सी आउट सम इज इक्वल्स टू सम। तो इस तरह से आपके पास जो है वो सम। अब देखें 20 वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी थी तो मैंने कहा ओके फाइन, मैं इसको 5 कर देता हूँ। अगर आपने हर जगह 5 दिया होता तो आप यहाँ पे भी 5 करते, यहाँ पे भी 5 करते, यहाँ पे भी आके 5 करते, तो बार बार चेंजेस। और अगर ये प्रोग्राम काफ़ी बड़ा होता तो आपको वो सारी चेंजेस एक्सप्लिसिटली करनी पड़नी थी। तो लेट से 5 5 3 2 1 का सम जो है हमारे पास वो 16 आ जाता है। अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो बिल्कुल ऐसे ही 5 + 5 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15 और +1 इज इक्वल टू 16। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो इंटीजर अरे पे परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंटीजर अरे को सॉर्ट कर सकते हैं, इंटीजर अरे में से कोई वैल्यू सर्च कर सकते हैं, इंटीजर अरे में से कोई वैल्यू फाइंड करने के बाद उस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखना शुरू करूँ, मैं कहता हूँ कि मैं सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकता हूँ, सर्चिंग परफॉर्म कर सकता हूँ, देन की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। जब मैं की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ तो एक्चुअली मैं सर्चिंग कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट हम सर्चिंग, सॉर्टिंग और तीसरी प्रॉब्लम होती है शिफ्टिंग। हम तकरीबन इन्हीं 3 एप्लीकेशंस की कोई ना कोई ओरिजिनल फॉर्म जो होते हैं ना वो देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सर्चिंग में आप कहते हैं जी आप अरे में ढूंढ के बताएं कि वैल्यू 2 जो है वो कितनी दफ़ा अकर की है, या आप कहते हैं ओके फाइन फाइंड आउट करें कि एक्सप्लिसिटली वैल्यू जो है ना वो यूज़र दे और वो कितनी दफ़ा। ये फॉर एग्जांपल मैं यूज़र से अरेज की वैल्यू इनपुट करवाता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ नाउ एंटर द की टू फाइंड। ठीक हो गया कि अब जनाब एक ऐसी वैल्यू दो जो आप इस प्रोग्राम में मेरे से फाइंड करवाना चाहते हो। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ इंटीजर की इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वो मैं करता हूँ सीन करता हूँ की में। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं पूरा लूप लगा के उस फाइल में से अरे में से ढूंढने की कोशिश करूँगा कि क्या ये वैल्यू मुझे फाइंड होती है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, करंट इंडेक्स को पकड़ता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर अरे का करंट इंडेक्स जो है वो बराबर हो जाए की के, तो इसका मतलब है कि की फाउंड। तो मैं करता हूँ सी आउट की फाउंड एट इंडेक्स और ब्रेक कर देता हूँ कोड। ये प्रोग्राम एक्चुअली क्या कर रहा होगा, ये प्रोग्राम एक्चुअली वन टाइम वेरी फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करेगा। जिसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं इसको रन करके देखना चाहूँ तो मैं कहता हूँ 1 2 3 1 1। ठीक हो गया। अब मैं 1 फाइंड करता हूँ तो आप देखिए उसने मुझे कहा की फाउंड एट 0th इंडेक्स, कि उसने बता दिया कि इसकी जो पहली अकरेंस थी ना वो 0th इंडेक्स पे फाइंड हुई थी। और अगर मैं चाहता हूँ कि हर हर इंडेक्स पे बताए कि ये फाइंड हुई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना पूरा प्रोग्राम जो है वो टिल द एंड ऑफ साइज जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये देखें आप, उसने बताया कि इंडेक्स 0 पे की फाउंड हुई है, फिर इंडेक्स 2 पे भी फाउंड हुई है, फिर इंडेक्स 3 पे भी फाउंड हुई है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं किसी भी किस्म के डिफरेंट ऑपरेशन जो हैं वो आप अपनी इंटीजर अरे के ऊपर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर।
ठीक हो गया। सेम केस सिमिलर बिल्कुल तरीका है, हम फ्लोट या डबल की अरे के साथ काम करना चाहें, बस वो यहाँ पे फ्लोट आ जाएगा और यहाँ पे अदरवाइज यहाँ पे आप लोग डबल लिख लेंगे बस। इसके अलावा कोई भी फ़र्क नहीं है इनके बिहेवियर में, इनके काम करने में। फॉर एग्जांपल 1.5 2 2.5 2.5 2.5 मैंने इनपुट दी और मैंने यूज़र को कहा 0 फाइंड करो, तो उसने प्रिंट कर दिया कुछ भी नहीं, इसका मतलब है की फाउंड नहीं हुई। एल्स मैं क्या करता हूँ 2.5 3.0 0.9 1.1 1.1 और मैं यूज़र को कहता हूँ कि आप 0.9 फाइंड कर दें, तो अगेन फाउंड नहीं हुई। नहीं, ये तो फाउंड होनी चाहिए थी। व्हाट शुड आई डन रॉन्ग। चलें जी, बड़ी हैरानी की बात है, आए हम इसको डीबग करके देखते हैं कि ऐसा क्या इशू आया है कि उसने की फाउंड नहीं की। सर की लेट्स से, इंटीजर टाइप की है। सर ओ आई थिंक हाँ, हमने फॉर्म में नहीं नहीं, की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो की इंटीजर टाइप की है। वी शुड गो फॉर द डबल। अगर हमारा अरे डबल थी और तो हमें की भी डबल लेनी चाहिए। बिल्कुल जी, शुक्रिया जनाब। हम इसको अब करके देखते हैं 0.9 2.5 0.9 0.9 और 0.225। अब हम की एंटर करते हैं 0.9, तो आप देखें एक जीरोथ इंडेक्स पे और एक थर्ड इंडेक्स पे जो की है ना वो उसको फाउंड हो गई हुई है। ये सादा प्रोग्राम हमने इंटीजर्स के लिए कर लिया। अब हम थोड़ा सा आगे फर्दर शिफ्ट करते हैं करेक्टर अरे के ऊपर कि एक्चुअल में करेक्टर अरेज जो है ना वो कैसे काम करती हैं और उनका थोड़ा सा इससे बिहेवियर डिफरेंट क्यों होता है। केस बिल्कुल ये वाला सेम होगा कि आपने डाटा टाइप बतानी है, उस अरे का नाम बताना है, साइज। बस कंपाइलर उसको जब सी इन और सी आउट करता है ना तब थोड़ा सा कंपाइलर बिहेवियर चेंज करता है। वो कहता है कि अगर आपने पूरी अरे प्रिंट करवानी है तो आपको लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अरे का नाम देंगे तो मैं तब तक अपना कोड चलाता जाऊंगा जब तक कि मुझे सिस्टम में से ना नल नहीं मिल जाता। ठीक है, तो करेक्टर अरेज को जो हम अमूमनली पढ़ते हैं वो हम कहते हैं कि करेक्टर अरे के एंड पे जो है ना वो नल आप लोगों ने प्लेस करना है। तो किसी भी करेक्टर अरे को जब आप नल से टर्मिनेट करवाते हैं तो वो आपकी सी स्ट्रिंग बन जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ करेक्टर नेम और लेट्स से इसका साइज जो है हम डिक्लेयर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10 const int size is equals to 10। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है, अब हम एक करेक्टर अरे को नल से इसीलिए इनिशियलाइज करवाते हैं कि हम अगर उससे कम वैल्यूज़ को यूज़ करें तो हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली हो। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें इसमें आपके पास बनेंगे 10 खाने अरे के। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और आप यूज़ कितने करते हैं, आप टोटल 9 इंडेक्सेस को यूज़ कर लेते हैं और लास्ट इंडेक्स आपके पास एक्सप्लिसिटली नल प्लेस करने के लिए होता है। हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल लास्ट इंडेक्स भी यूज़ कर जाते हैं और नल प्लेस नहीं करते तो अब हो सकता है कि कंपाइलर को अगली 20 लोकेशंस तक नल ना मिले और आपका कोड ना बहुत आगे तक प्रिंट होना शुरू हो जाए। इसीलिए करेक्टर अरे में हम नल से टर्मिनेट करवाते हैं और जब हम ये काम करते हैं तो ये बेसिकली एक्चुअली आपकी एक सी स्ट्रिंग बन जाती है। अगर आप अपनी असाइनमेंट देखें तो उसमें भी जिक्र सी स्ट्रिंग का ही किया गया है कि जो नल टर्मिनेटेड होती है आपके पास। तो आए इसी प्रोग्राम में एक छोटी सी यही एग्जांपल सेट करते तो हैं। ये मुझे नहीं समझ आई कि नल से क्यों उसको टर्मिनेट करवाने। नल से इसलिए टर्मिनेट करवाना ना कि अब एक्चुअली लूप तो लग नहीं रहा इसे प्रिंट करवाने के लिए ना। तो करेक्टर अरे की कंपाइलर में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बाय डिफॉल्ट नल से एंड है। तो जब वो नल से एंड हो रही है तो हम इसका फ़ायदा उठाते हैं कि एज़ कम्पेयर टू हम पूरा पूरा लूप लगाएं हर चीज़ करने के लिए, हम सिंपल नल करेक्टर रख देते हैं और हमारा कोड ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि ये देखिएगा, करेक्टर नेम इज इक्वल्स टू \null। ठीक हो गया। और मैं यूज़र को आते साथ सी आउट करता हूँ
एंटर द नेम लेंथ 5। और आप देखिएगा मैं डायरेक्ट नेम में जो है ना वो इनपुट ले लूंगा, एज कम्पेयर टू कि मुझे बार बार लूप लगाना पड़े। मैं डायरेक्ट ही इनपुट में इनपुट भी ले लूंगा और डायरेक्ट ही आउटपुट भी जनरेट कर लूंगा। तो लेट से मैं लिखता हूँ, तो आप देखें वो डायरेक्ट वैल्यू आ गई है मेरे पास। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वकार को ना ज़्यादा वैल्यूज़ दे के दिखाता हूँ आप लोगों को कि कोड किस तरह ऑटोमेटिकली जो है वो क्रैश कर जाता है। ठीक हो गया, इस कोड को भी कमेंट आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनपुट देता हूँ और आउटपुट करवा लेता हूँ। सोल पे देखे मैं बस इनपुट करता जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने एंटर किया है, आप देखें उसने उस साइज से ज़्यादा आउटपुट करवाने की कोशिश किया, तो आपका कोड क्या कर गया, क्रैश कर गया आपका कोड। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फिर हम इन चीज़ों से बचने के लिए हम कहते हैं कि हम जो है वो तब तक आउटपुट करवाते हैं जब तक हमें नल नहीं मिल जाता। एक्सप्लिसिटली हम नल प्लेस करके एक करेक्टर कम की इनपुट लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप देखें मैंने कम की इनपुट दिया तो कोड मेरा क्रैश नहीं किया। अगर मैं एक्सप्लिसिटली 5 की इनपुट दे दूं, जैसे मैंने 5 दी है, तो कोड मेरा क्रैश कर गया। हो सकता है कि सिस्टम में पता नहीं नल कहाँ जाके पड़ा है और नल मिलता ही नहीं है, तो आपका प्रोग्राम कभी भी जो है वो अपना कोड नहीं स्टॉप करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप जब भी करेक्टर अरेज के साथ काम करेंगे, तो जितना डाटा भी आपने उसमें इनपुट लेना है, आप उससे एक ज़्यादा साइज़ की अरे बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं साइज़ +1 की अरे डिक्लेयर करूँगा। अब जो है वो मैं 5 करेक्टर जो है इसमें आप देखें एक्सप्लिसिटली इनपुट ले सकता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ ओके फाइन, व्हाट इफ अगर मुझे स्पेसिस कैटर करनी हो। आप देखें स्पेसिस नहीं आ सकी मेरे पास। ठीक है, तो उसके लिए C++ ने हमारी हेल्प की। C++ कहते हैं ठीक है, अगर आप स्पेसिस कैटर करना चाह रहे हैं तो इससे मुराद है कि आप सिस्टम में तब तक इनपुट लेना चाह रहे हैं जब तक कि यूज़र कोई एंटर या कोई ख़ास किस्म की चीज़ ना प्रेस कर दे। तो उसके लिए उन्होंने हमें एक फंक्शन दिया, डेट फंक्शन इज कॉल्ड cin.getLine। उन्होंने हमें कहा कि जनाब आप गेट लाइन के ज़रिए जो है ना जितनी चाहे इनपुट ले सकते हैं। आप अरे का नाम बताएं, उसके बाद ना उसका साइज डिफाइन कर दें, तो आप जो है ना अब तब तक इनपुट ले सकते हैं जब तक कि ये साइज हमारे पास ना फिल हो जाए। तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, सी आउट नेम कर देता हूँ। अब आप देखिएगा मैं स्पेसिस दूंगा हर 3 4, तो आप देखें कि उसने स्पेस को कैटर किया तो W एक करेक्टर हुआ, स्पेस दूसरा करेक्टर हुआ, ए तीसरा करेक्टर हुआ और स्पेस क्या हो गया, चौथा करेक्टर। तो ऑटोमेटिकली मेरे साइज के मुताबिक कोड जो है ना वो रुक गया है, चाहे मैंने उससे ज़्यादा वैल्यू दी। लेकिन अगर मैं सी इन में ज़्यादा वैल्यूज़ दे रहा था तो मेरा कोड क्या हो जाता था, ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाता था। आइए इन दोनों को इकट्ठा रन करके देखते हैं कि मैं ज़्यादा इनपुट देता हूँ। सॉरी जी, वो स्पेसिस तो लेता ही नहीं है। ये देखिए मैंने ज़्यादा इनपुट दी, मैं जैसे ही गेट लाइन के ऊपर जाने लगा उससे पहले ही मेरा स्टैक जो है प्रोग्राम का वो स्मैश कर गया। और उसने मुझे कहा कि आप एक ऐसा वेरिएबल यूज़ करें नेम जो कि डाटा से करप्ट कर दिया गया, डाटा ओवर राइट हो गया, उसके अंदर ज़्यादा लिखा गया। लेकिन सी इन डॉट गेट लाइन की खूबसूरती ही ये है कि वो जैसे ही साइज तक डाटा पढ़ेगा वो प्रोग्राम आपका रोक देगा। फॉर एग्जांपल कि मैंने इतनी बड़ी वैल्यू दी, लेकिन आप देखें उसका साइज जैसे रीच किया उसने ऑटोमेटिकली कोड को जो है वो रोक दिया। इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब तक कॉमा ना एंटर हो जाए, कोई जब तक कोई ख़ास करेक्टर ना आकर कर दे तब तक मेरा प्रोग्राम इनपुट लेता रहे। तो अब या तो आप साइज़ की बेस पे स्टॉप हो जाएंगे या आप डेलीमीटर की बेस पे स्टॉप हो जाएंगे। तो लेट से मैं कहता हूँ
W कोमा ASD आया, तो आप देखें उसको कोमा मिला था तो उसने प्रोग्राम रोक दिया। लेट से उसको कोमा लेट मिलता, काफ़ी लेट मिलता, कोमा अब मिला डाटा, तो आप देखिएगा वो कहाँ रुक गया, साइज की बेस के ऊपर रुक गया। तो इस तरह से क्या होता है, करेक्टर अरेज के अंदर हम या तो अपनी मर्जी के किसी स्पेशल करेक्टर की बेस के ऊपर डाटा रोक सकते हैं, या उसके साइज की बेस के ऊपर जो डाटा है वो हम रोक सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम मैक्स लेंथ पहले बहुत बड़ी रख देते हैं, और उसके बाद जो है खास डेलीमीटर, लेट से मैं कहता हूँ कि लेंथ मेरी 500 है, लेकिन जैसे ही एंटर आए मेरी इनपुट जो है ना वो रुक जाए। तो यू विल फाइंड आउट, जैसे ही मैं कोड को एग्जीक्यूट कर लूँगा, कंट्रोल F5, आप देखें मैं ये लेंथ देता हूँ स्पेस, ये लेंथ देता हूँ स्पेस, ये लेंथ देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप देखें कि भाई अभी तक 50 करेक्टर अक्कड़ नहीं थे हुए, तो मैं उतनी इनपुट जो है वो दे सकता हूँ। किसी को कोई इशू यहाँ तक? अब जी कोई इशू नहीं, ठीक। अब एक इशू ये आता है कि जब मैं सी इन और सी इन डॉट गेट लाइन यूज़ करता हूँ, तो इन दोनों के दरमियान जो होता है ना वो थोड़ा सा एक इशू जो होता है वो लाइक जनरेट होता है। तो लेट से मैं इधर क्या कर लेता हूँ, ARR बना लेता हूँ कि सी इन करें ARR में, और ARR भी करेक्टर टाइप की है। ठीक हो गया। तो अब आप देखिएगा कि मैं इनपुट लेने की कोशिश करता हूँ, मेरा प्रोग्राम जो है वो कम इनपुट जो है वो लेट से के आप देखिए उसने मेरे से दूसरी इनपुट नहीं मांगी, ऐसे है जी। मैंने सी इन कराया W, लेकिन उसने नेम की इनपुट मेरे से नहीं मांगी। अगेन एक दफ़ा रन करते हैं। लेट से सबसे पहले ARR में इनपुट मांगी, मैंने दी, लेकिन उसने उसके बाद जो है ना वो गेट लाइन की इनपुट मेरे से मांगी नहीं है। तो कोई मुझे बता सकता है जब मैं सी इन ARR कर रहा हूँ तो कोड कैसे एंड हुआ होगा? जी प्रोग्राम कैसे एंड हुआ होगा? एक्चुअली जब मैंने सीन ARR किया होगा तो मैंने एंटर प्रेस किया होगा, तो गेट लाइन वहाँ से एक एंटर रीड कर लेता है। तो उसके लिए हमें उससे पहले क्या करना पड़ता है, सी इन डॉट इग्नोर को यूज़ करना पड़ता है ताकि स्ट्रीम में पड़े हुए लास्ट एंटर को जो है वो हम फ्लश कर सके। जैसे कि आप देखें मैंने फ्लश हुआ, तो अब वो नई इनपुट भी मांग रहा है, मैंने नई इनपुट दी तो मेरा प्रोग्राम एग्जैक्टली ठीक चल गया। ये वजह होती है कि सी इन और सी इन डॉट गेट लाइन के दरमियान में आपको एक दफ़ा सी इन डॉट इग्नोर जो होता है वो लाजमी यूज़ करना होता है, ताकि स्ट्रीम में पड़ा हुआ लास्ट डाटा एंटर जो है उसको फ्लश किया जा सके। अब स्ट्रीम क्या होते हैं, स्ट्रीम से मुराद होता है कि जो डाटा का फ्लो है जो सी इन या सी आउट के ज़रिए कंसोल पे आ जा रहा है। जी ये हो गई हमारी करेक्टर अरेज। इसी तरह आप करेक्टर अरेज में भी ऑपरेशन सर्चिंग सॉर्टिंग के कर सकते हैं, और शिफ्टिंग के कुछ भी मसलन। जी सर आपने नेम साइज +1 क्यों किया? वो मैंने इसीलिए किया हुआ है कि मैं एक करेक्टर ज़्यादा स्टोर करूंगा ताकि नल आ सके वहाँ पे, एक्सप्लिसिटली नल प्लेस करना होता है। अगर यहाँ एक तरीका ये मैं कहूँ ठीक है साइज तो 500 है, लेकिन मैं 499 करेक्टर इनपुट लूँगा। दूसरा तरीका ये है मैं कहता हूँ नहीं मैंने 500 करेक्टर ही इनपुट लेने हैं, तो फिर साइज +1 की अरे जो है ना वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इसी तरह हमारा सीन का मैकेनिज्म हो गया, सीन डॉट इग्नोर क्यों यूज़ करते हैं, और सीन डॉट गेट लाइन भी कवर होगा, और यही चीज़ें हमारी फाइल के साथ भी एसोसिएट थी। जी और क्या चीज़ आप रिवाइज करना चाहेंगी? सर एक चीज पूछनी थी कि जैसे हमारे लैब के टास्क में वो एक क्वेश्चन था कि उसमें 99 अगर यूजर -99 प्रेस करे ठीक तो है वो प्रोग्राम वहाँ पे टर्मिनेट हो जाए। तो ठीक है। उस चीज की मुझे नहीं समझ आई कि वो किस तरह उसको एंड करवाना है या
वो वो इंटीजर अरे से रिलेटेड होगा। जी आप बता सकते हैं कि कौन सी लैब में वो क्वेश्चन आया था, 1 2 3? सर वो क्वेश्चन लैब आया था 2। टू में आया था। पी एफ सी एस सेक्शन 1, ये लैब 1 है। पी एफ लैब एस सी की ये 2 होगी। ओके, ये लैब 3, फाइल एंडिंग तो लैब 3 थी ना। ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया इसको। अच्छा चलें, बाय द वे आई थिंक मेरे से वो फाइल अपडेट हो गई है। हमने ये काम करना है कि हम कहते हैं कि इंटीजर अरे तो मैक्स साइज की अवेलेबल है, ऐसे ही है, लेकिन यूज़र इसको अगर बीच में कहीं रोकना चाहता है तो -99 कर दे। ठीक हो गया, तो मैं कोई मसला नहीं, मैं करता हूँ फॉर इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस करता हूँ। और मैं क्या कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ सी इन करवा के ARR में। अच्छा, वो -99 हमने स्टोर करना था कि नहीं? नहीं पता नहीं सर। नहीं, अगर तो स्टोर नहीं करना तो मैं करता हूँ इंटीजर a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, सी इन करवाता हूँ मैं किसी a वेरिएबल के अंदर और चेक कर लेता हूँ इफ a इज इक्वल्स टू -99 तो ब्रेक। ठीक है जी, एल्स मैं क्या कर देता हूँ ARR ऑफ आई इज इक्वल्स टू a। तो अब क्या होगा कि मेरा प्रोग्राम चलेगा, वो ए में इनपुट लेगा, वो चेक करेगा, अगर तो ए 99 है तो बस इनपुट रोक दो, एल्स क्या करेगा वो ए में असाइन करता जाएगा। तो आए हम इस कोड को प्रिंट करवा लेते हैं। ओके, हमने अरे शादी कहीं नहीं प्रिंट करवाई हुई, चले हम इधर फोर के लूप से प्रिंट करवा लेते हैं। अब अगर आप साइज तक इनपुट करवाएंगे तो पता नहीं सारा डाटा प्रिंट होगा, तो मैं क्या करता हूँ आई को बाहर बना लेता हूँ ताकि मैं आई के ज़रिए जो है ना वो डाटा प्रिंट करवा सकूँ। तो मैं इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 0, ए इज़ लेस देन आई कोमा ए प्लस प्लस और सी आउट कर दे ARR ऑफ आई और इनके बीच स्पेसिस। ठीक हो गया, ARR ऑफ ए। और जब प्रोग्राम एंड हो तो हम हैंडल कर देते हैं। चलें जी, मैंने शुरू पे 1 दिया, देन 2, देन 3 और -99 इनपुट दी। तो आप देखिए मेरा कोड जो है वो -99 की बेस के ऊपर ब्रेक कर गया। इसके अलावा भी तरीके हैं उसको करने के। आप डू वाइल के ज़रिए इस कोड को लिख सकते हैं। डू वाइल के ज़रिए कैसे लिख सकते हैं आप डू करें C A और वाइल इज नॉट इक्वल टू -99, तो आप इसकी बेस पे भी अपना कोड चला सकते हैं। आप सीन करें ARR ऑफ आई में, ARR ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू -99, तो आप एक ब्लॉक पीछे आ जाएं उससे। आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स की डिफरेंट लॉजिक के ज़रिए आप कोड कर सकते हैं। कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जो लैब ख़त्म होने के बाद भी लैब का कोड करते हैं? ज़रा आप हैंड रेज करते हैं इसके फीचर में, ये वाला हैंड रेज। सिर्फ एक स्टूडेंट, 2, 3 लोग ट्राई करते हैं कि लैब हमारी पूरी हो जानी चाहिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एट एनी कॉस्ट कोशिश करें कि लैब जो है वो आप बाद में भी ट्राई करके उसको ख़त्म करें। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो लाजमी पूछें और चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और कोई चीज़ जो आप पूछना चाहें आप? सर असाइनमेंट के हवाले से कुछ पूछना था। जी जी पूछें। सर ग्लोबल वेरिएबल्स बना सकते हैं?
नहीं, अभी हमने वो नहीं पढ़े तो हम नहीं बना सकते। ठीक हो गया। अच्छा, यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो यूज कर नहीं, वो सकते भी हैं? नहीं पढ़े, वो भी नहीं पढ़े पढ़ हमने। तो लिए थे वो। नहीं, हमने अभी तक कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं पढ़ा। हमने बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े हैं सारे। सर नहीं, प्रोटोटाइप और डेफिनेशन बता तो दी थी आपने, और उसमें क्या होता नहीं, है? वो तो बिस्मिल्लाह हुई थी अभी तो उसमें वो बताने हैं जो गूंगे बहरे होते हैं, जो बहरे होते हैं सिर्फ, जो कुछ रिटर्न कर सकते हैं, कुछ रिटर्न नहीं कर सकते। कुछ ने रिटर्न करने के लिए लोकल मेमोरी डिफाइन करनी होती है, कुछ ने रिटर्न करने के लिए ग्लोबल मेमोरी यूज करनी होती है। अभी तो वो बहुत बहुत कहानी लंबी पड़ी हुई है, लाइक 4 से 6 लेक्चर पढ़े हुए हैं अभी तो वो। ठीक हो गया। और स्विच केस? जी जी, स्विच आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक हो गया। और सिस्टम सीएलएस? जी, वो भी आप यूज कर सकते हैं, वो बिल्ट इन वो है, फंक्शन है, वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, 2D लेकिन 2D अरे हम नहीं यूज कर सकते अभी? बेसिक 2D अरे की जरूरत नहीं ना, डाटा टू डायमेंशनल डाटा है ही नहीं। ठीक हो गया। आप मुझे बताएं कौन सा डाटा उसमें 2 डायमेंशनल है। अभी एफ स्ट्रीम इस तरह पढ़ा नहीं, तो जितना पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से 2D मैं यूज कर सकता हूँ। लाइन वाइज सारा कैसे? रिकॉर्ड, लाइन वाइज रिकॉर्ड ले लिया जाए। हम्म। एक इंडेक्स पे नाम आ गया, अगले इंडेक्स पे अगला नाम आ गया, तो फिर उसके बाद अपडेट में और सर्च में इजी रह जाएगा। तो वो तो 1D डाटा है, 2D तो है ही नहीं। 2D डाटा तो उसको कहते हैं कि जनाब एक रो के अगेंस्ट पूरे कॉलम में सिमिलर एंट्रीज हों। एक्चुअली ऐसे ही होना है, क्योंकि नेम के लिए मुझे अरे ही बनानी पड़ेगी, और नेम डिफरेंट डिफरेंट नेम स्टोर करवाने के लिए मुझे 2D यूज़ करने की। नहीं, आप एक ही अरे, लेट से आप कहते हैं कि मैं एक अरे बनाता हूँ, ठीक है, उसमें मेरा नाम स्टोर हो जाता है, ठीक है, फाइन। आपने कोई अभी ऐसा ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना इस असाइनमेंट में कि आप कहें कि मुझे एक अरे चाहिए बड़ी सी, जो जिसका हर इंडेक्स जो है इट्स सेल्फ एक नाम जो है वो स्टोर करे। ऐसा तो कोई ऑपरेशन नहीं आपने परफॉर्म करना। आप जो चीज़ बता रहे हैं वो ये है रिप्रेजेंटेशन डाटा की। ऐसा तो कोई काम हमने करने नहीं अभी तक। आप पॉइंटर्स ऑफ पॉइंटर्स की अरे पे जाना चाह रहे हैं, वैसा काम तो भी हमने करने नहीं असाइनमेंट में। ये काम तो हमने वो मिड के बाद कहीं जाके 2 हफ्तों के बाद ऐसा डाटा पढ़ेंगे जो हमें ये काम करने पे मजबूर कर देगा। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर जी। सर ये थोड़ा फाइल राइटिंग पे ओवरव्यू दे दें। अच्छा, फाइल राइटिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को बताते हैं कि अब हमने जो डाटा है वो प्रोग्राम से फाइल की तरफ आउटवर्ड फ्लो करना है। तो जब हम आउटवर्ड फ्लो करते हैं तो बेसिकली हम सी आउट वाला बिहेवियर शो करते हैं। तो इसी तरह जो फाइल स्ट्रीम है उसमें हमें एफ स्ट्रीम जो का वेरिएबल जो ऑफ स्ट्रीम है वो हेल्प कर देता है उसमें। वो हमें कहता है कि जनाब आप एक ऑब्जेक्ट या एक वेरिएबल डिक्लेयर करें ऑफ स्ट्रीम टाइप का। लेट से मैं कहता हूँ वो एफ आउट है, और इधर फिर हमें जो है एफ आउट जो है वो बेसिकली एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी से आता है। तो उसके लिए वो हमें उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद वो कहता है कि अगर आप राइटिंग के लिए कोई भी फाइल ओपन करना चाह रहे हैं ना, तो वो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं भी करती ना तो वो मैं ऑटोमेटिक क्रिएट कर दूंगा, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने मुझे ये बताना है कि मैं ये फाइल किस काम के लिए ओपन करना चाहता हूँ, किस मोड में। तो मैं कहता हूँ मैं डाटा अपेंड करना चाहता हूँ, लाइक पहले से पड़ा डाटा जो है वो सेव करना चाहता हूँ। फिर मैं कह देता हूँ नहीं, मैं अपेंड भी करना चाहता हूँ लेकिन पहले से पड़ा डाटा तुमने ट्रंकेट भी कर देना है। तो ये जो आप पाइप का सिंबल यूज़ करके जो है आप मल्टीपल इस तरह के जितने ऑपरेशन हैं वो आप उस पर लगा सकते हैं। लेकिन ट्रंकेट और अपेंड इकट्ठे यूज़ करने का फ़ायदा नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। तो मैंने कहा कि जी मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, क्योंकि अगर फाइल नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा एफ आउट या ऑफ स्ट्रीम का जो वेरिएबल है। तो ये मुझे अब चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं कि फ़ाइल बनी है कि नहीं, एग्जिस्ट करती है कि नहीं।
ये मुझे गारंटी दे रहा है कि अगर फाइल नहीं होगी तो मैं बना दूंगा, और अगर फाइल पड़ी होगी तो मैं सिंपल उसे ओपन कर दूंगा तुम्हारे लिए। फिर भी हम कहते हैं कि हम एहतियाती तौर पे चेक लगा सकते हैं कि ओके फाइन, फाइल पड़ी हुई है, ओपन हुई भी है कि नहीं। तो अगर आप सिमिलर चेक इसमें भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, एज सच कोई इशू नहीं होता। और इसके बाद आप जो डाटा राइट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कंसोल पे राइट करने की बजाय फाइल पे राइट कर देता हूँ, तो अब जो डाटा मेरी अरे में पड़ा हुआ था वो ऑटोमेटिकली मेरी फाइल पे राइट हो जाएगा। तो लेट से टेस्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 10 - 99 प्रोग्राम चल के ख़त्म हुआ। मैं इसकी डायरेक्टरी में जाता हूँ, आप देखें data.txt बना दी गई है, और 1 2 3 4 5 उसके अंदर जो है वो स्टोर कर दिया गया है। तो फाइल राइटिंग इज़ अ वेरी सिंपल ऑपरेशन, वो इसलिए कि हमें चूंकि फाइल रीडिंग समझ आ गई हुई है सारी, तो अब फाइल राइटिंग कोई इतना मुश्किल काम हमारे लिए नहीं रहा। तो फाइल राइटिंग तो बस इतनी सी है, और एंड जब हमारा प्रोग्राम या फाइल से काम ख़त्म हो जाए तो बेस्ट एग्जांपल के हम फाइल को क्या कर दें, क्लोज कर दें। जी, और कोई चीज़? सर उसकी आवाज नहीं आ रही, उसने वो उसको नल जो आपने समझाया था करेक्टर एरे में, उसको वो समझ नहीं आई बात, तो उसने मैसेज किया उसको समझा दे। अच्छा, करेक्टर अरे में जो हम नल स्टोर करते हैं ना, वो हम इसलिए स्टोर करते हैं कि जो सी आउट और सी इन का ऑपरेशन हो, सी आउट का ऑपरेशन है ना, वो नल बेस टर्मिनेट करता है करेक्टर अरे को। तो उसका हमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि हमें पूरा लूपिंग करने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती। हम करेक्टर अरे का नाम डायरेक्ट सी आउट में देते हैं और हमारा प्रोग्राम जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाता है तब तक जब तक उसको नल नहीं मिलता। तो इस वजह से हम करेक्टर अरेज के अंदर जो है ना लास्ट एलिमेंट के ऊपर नल रख देते हैं, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है ना वो नल बेस्ड टर्मिनेशन हो जाए। और जब करेक्टर अरे के एंड पे नल आता है तो उस करेक्टर अरे को बेसिकली सी स्ट्रिंग का नाम दे दिया जाता है। तो आपकी असाइनमेंट में देखें, वहाँ एक छोटी सी हेडिंग है कि सी स्ट्रिंग में आपने काम करना है, तो वो बेसिकली नल टर्मिनेटेड एक अरे है आप लोगों की। जी, इसके अलावा कोई चीज़ अब? अच्छा सर, एक सवाल था कि करेक्टर अरे जी में जी ये जो साइज लिखा हुआ है आपने, जी जी इसकी जगह अगर मैं खाली छोड़ूं और उसके आगे फिर मैं हार्ड कोडेड कोई वैल्यू दे दूं, जी, वो भी आपकी अलाउ है? करेक्टर अरे, हाँ जी अलाउ होता है। ये देखें करेक्टर, लेट्स से नेम टू, आप कहते हैं लेट्स से मैं देता हूँ, सो सिंगल कोड में ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है वैसे। अब अब आप ये साइज जो होता है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया जाता है कंपाइलर की तरफ से, ठीक हो गया। अब इस करेक्टर अरे का साइज जो है ना वो 4 होगा, 1 2 3, और एक नल जो आपने प्लेस करना है। लेकिन ये तरीका इसलिए नहीं रिकमेंड किया जाता। अब आप मुझे बताएं कि अब आप क्या करेंगे, एक्सप्लिसिटली हर बार नल प्लेस किया करेंगे, ठीक है, और आप कोड को नल की बेस पे रोकना चाहेंगे। व्हाट इफ मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस इंडेक्स पे कोई चीज़ अक्कर कर गई है नहीं कर गई, या मैं वैल्यूज काउंट करना चाहता हूँ, या कल को मुझे बताना पड़े कि इस अरे का साइज क्या निकलता है फाइनल। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ना उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लूप लगा के काउंट करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। आल्दो करेक्टर अरे में ये काम किया जा सकता है कि जब मैं इस तरह का डाटा बना लूँ, मैं साइज भी गेट कर सकता हूँ विदाउट एनी फंक्शन ऑफ काउंटिंग, कि मैं काउंटिंग ना परफॉर्म करूँ लेकिन मैं फिर भी वो कर लूँ साइज प्रिंट। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा उस हिसाब से हम ये काम चूंकि नहीं कर सकेंगे, तो ये इसीलिए ये तरीका ना इतना रिकमेंड नहीं किया जाता। ये साइज कैलकुलेट हो जाता है, आपके प्रोग्राम को पता लग जाता है कि फाइन ये इतने की अरे है ये। सर नहीं, आप, जिस तरह कांस्टेंट आप अलग एक वेरिएबल हाँ यूज करते हैं, जी इसी तरह मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो वो फाइल ओपन करवाना चाह रहा हूँ वो डिफरेंट जगह पे, जी हर जगह वो मुझे वो एम्प्लॉय रिकॉर्ड .txt ना करना पड़े, मैं इसका एक वेरिएबल बना लूँ और वो जी सिर्फ यूज़ कर लिया करूँ।
जी, उस केस में वो और चीज है, वो आप इस तरह करेंगे फिर। वो आपको इस तरह स्टोर करवानी पड़ेगी फिर। जी ऐसे ही करवा रहा हूँ। हाँ, उसके बाद फिर आप जब नेम हर जगह पास करेंगे तो वो एम्प्लॉय रिकॉर्ड टीएक्सटी ओपन हो जाएगी। और ये करना भी ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल कल को अगर आपको कह दिया जाए ये काम, यही काम लेट्स से स्टूडेंट रिकॉर्ड में सेव कर दें, तो क्या आप अपने पूरे प्रोग्राम में वो नाम अलग करेंगे? ऐसे थोड़ी होगा इसी कि मकसद ये। के लिए मैं ये बनाना पूछ हाँ, रहा था कि ये अलाउ है कि नहीं। ठीक है। ये तो अलाउ होता है, ये तो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज भी अलाउ करती है ना। इस बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज अलाउ करेगी, उस पर हमें कोई इतराज नहीं होता। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं, फिर सेशन एंड कर दें। सर जी सर जब हम लोग गेट लाइन यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो हमें नल की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, जब हम गेट लाइन यूज करते हैं ना, तो अब उसके दो तरीके होते हैं। गेट लाइन या तो एंटर की बेस पे ख़त्म कर देगा या साइज। तो नल से हम इसीलिए इनिशियलाइज करवाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर उसने एंटर की बेस पे एंड किया होगा तो लास्ट में एंटर पड़ा होगा, नल तो नहीं पड़ा होगा ना। तो प्रोग्राम फिर लूपिंग स्टार्ट कर देगा सी आउट तब तक जब तक नल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम नल से ज़रूर इनिशियलाइज कराते हैं। हो सकता है कि वो साइज तक रीच करे तब एंटर मिले, दिस इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन। बट व्हाट इफ साइज 5 लाख है लेकिन एंट्री 5 की आई है, तब हमें हर सूरत करेक्टर अरे में नल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो सर मुझे नल का नहीं समझ में आया कि नल को हम लोग क्यों ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें इसकी। आप देखें ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं इस करेक्टर अरे को नल से इनिशियलाइज करवा लेता हूँ। ठीक है। सीन डॉट गेट लाइन। अब मैं कहता हूँ आपने काउंट करना है कि इसमें ए कितनी दफा है इस अरे में। कैसे काउंट करेंगी आप? जी, लेट्स से मैं यूजर से नेम में इनपुट लेता हूँ। आप मुझे बताएं, मैंने काउंट करना है कि इस अरे में ए कितनी दफा अपीयर हुआ है। कैसे करेंगे वो? जी, सर सर्चिंग से। सर्चिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, लूप कब तक चलाएंगे? जब तक मतलब पूरी जितनी भी लेंथ होगी उस तक लूप चलाएंगे। लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर वो तो हमने दिया हुआ है ना कि एंटर द नेम लेंथ 5। नहीं, हम लेट से चले मिटा देते हैं। और अगर ऐसे नहीं है तो फिर जो लूप में उसमें एक वेरिएबल लगा देंगे, इंक्रीमेंट करते रहेंगे कब तक? जब तक अगर तो वो हमारा। साइज अगर तो वो साइज के बराबर ही करना है तो फायदा हो सकता है। जी डाटा 5 सही हो, है। साइज 5 लाख है, तो नल हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? नल कहता है कि जब तक अरे का करंट इंडेक्स जो है वो नल के बराबर ना हो जाए तब तक आप लूप लगाएं। ठीक है, और आप चेक करते रहें कि अगर तो नेम सर का करंट नल तब आता है इंडेक्स जब हम लोग स्पेस दे रहे हैं। नल बाय डिफॉल्ट हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, इस वजह से अगर हम ये नहीं रखते तो सिस्टम में गार्बेज आती है, नल नहीं आता। ओके सर। मैं काउंट को क्या कर दूं, प्लस प्लस करता जाऊं, तो लेट्स से यहाँ पे हम इंटीजर काउंट इज इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं। और जैसे लूप ख़त्म होगा मैं सी आउट कर देता हूँ काउंट। तो लेट्स रन द कोड। ओके, अच्छा वो मैंने रीडेफिनेशन कर दिया, ऊपर वाला प्रोग्राम हम कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का प्रोग्राम मैंने कमेंट आउट कर दिया।
देखिए आपको ये एरर नहीं आएगा। लेट से मैंने अपना नाम एंटर किया तो उसने आपको देखे काउंट बता दिए थे, वकार मुगल जो है वो 3 टाइम्स आया है। अदरवाइज अगर मैं नल से इनिशियलाइज ना किया होता और मैं पूरे साइज तक लूप चला रहा हूँ फिर तो क्या फ़ायदा हुआ, फिर तो कोई एडवांटेज ना मुझे मिला कि मैंने पूरा डाटा ही एक्सेस करना है, तो फ़ायदा क्या हुआ फिर मुझे। तो सी प्लस प्लस ने आप हमारी हेल्प की। वो कहता है जी आप इसको नल से इनिशियलाइज करा लें और करेक्टर अरे को जो है वो आप नल की बेस पे टर्मिनेट करवा सकते हैं। जी सर, सही हो गया। और जी असाइनमेंट को पढ़ के पहले ब्रेक डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद उसकी कोडिंग स्टार्ट कीजिएगा। पहले कोशिश कीजिएगा पेपर पे रफ लॉजिक ड्रा कर लें उसकी कि चीज़ें होंगी कैसे, चलेंगी कैसे। उसके बाद कोड कीजिएगा, ना कि आप पहले कोड करने बैठ जाएं तो वो ख़त्म नहीं होगी। सर असाइनमेंट का टाइम कब तक का रखा हुआ है? वो असाइनमेंट के डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है। ओके 5 ठीक है, नवंबर थैंक यू तक। सर। इसका मतलब है आपने अभी तक असाइनमेंट भी ओपन नहीं की। थर्सडे तक है। जी और कोई क्वेश्चन? जी कोई क्वेश्चन नहीं। नो सर। चलिए अब आप DS मलिक की बुक भी पढ़ सकते हैं, सबसे आसान बुक है ये। देखें जी आप गूगल पे जाके लिखें DS मलिक C++ प्रोग्रामिंग की PDF डाउनलोड, ये पहले ही लिंक आ जाएगा या दूसरा लिंक आ जाएगा। ये देखिए डायरेक्ट बुक आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस पे आपकी हर चीज़ गिवन है। ये इनका फ्री एडिशन है। ये देखें जी ये बुक डाउनलोड हो गई है, इसमें हर चीज़ आपको गिवन है। आप जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कोई फाइलिंग पे हेल्प लेना चाहते हैं, आप फाइल सर्च कर लें। फाइल इनपुट आउटपुट पेज 152 पे है तो आप 152 टाइप करें। आप थोड़ी ही देर बाद पेज 152 पे पहुंच गए। यहाँ पे ये फाइलिंग का सारा प्रोसेस इसने बताया है, आईओ स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम, कुछ चीज़ें ये सेट फिल वगैरह पुट, ये चीज़ें हमने जो नहीं पढ़ी होंगी उनको आप इग्नोर कर दें। ये 5 स्टेप प्रोसेस होता है जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। और उसके बाद वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिफरेंट फाइल्स को यूज़ करना सिखाएगा, वो भी सीख सकते हैं। ये देखें ये प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स करता है और फिर एक पूरा सैम्पल प्रोग्राम कोड करता है साथ मिलके। पहले वो बताता है कि हमने करना कैसे है, वेरिएबल्स क्या बनाएंगे। ये सेट फिल वगैरह यूज़ करेगा, ये आप लोगों ने नहीं यूज़ करने क्योंकि हमने अभी तक फॉर्मेटेड आउटपुट पे पूरा काम नहीं किया हुआ। तो उसके बाद फिर वो उस प्रॉब्लम को लेकर चलता है और फिर पूरे प्रोग्राम का कोड भी आपके साथ शेयर कर देता है। एक एग्जांपल एक और उसने फिल की है स्टूडेंट ग्रेड्स की, और उसके बाद वो क्या करता है क्विक ओवरव्यू सेट कर लेता है। तो आप इनमें से कुछ भी जो है वो, ये बुक काफ़ी अच्छी है, आप इसको पढ़ के जो है वो कर सकते हैं। पोर्टल ने अलाउ नहीं था कि आप बुक अपलोड करना, तो लेट मी चेक कि क्या टीम्स मुझे अलाउ करेगी। तो PF प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लैब ए फाइल क्लास मटेरियल अपलोड फाइल डाउनलोड्स के डॉक्यूमेंट्स में। सर हमारा सेक्शन यू है, ए नहीं।
कोई बात नहीं, दोनों में अपलोड कर देता हूँ ना। अभी सिर्फ यू के बच्चे आए हुए हैं। यस sir. सर, जी यू सेक्शन के। तो वो ए वालों ने तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। चलें जी, इसने तो अलाउ कर दिया, फिर तो ज़बरदस्त है। तो हम आपके लैब के फोल्डर, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ लैब पढ़ रहे हैं, तो हम लैब में ही अपलोड करते हैं ताकि आप यहाँ से एक्सेस कर सकें बुक को। ये जनाब, बाकी अगर आप लोग कहते हैं तो हम इस वीडियो रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे भी ऐड सकते हैं ताकि आपको कल को देखने में जो है वो आसानी हो जाए। जी, ये ऑनलाइन लेक्चर लेके आपको कैसा लगा? लेट मी पहले हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें क्योंकि हमारा असल काम ख़त्म हो गया।